बच्चों अस्सलाम वालेकुम। बेटा कैसे हो आप लोग? अच्छा बच्चों, फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 3 में आज जो लेक्चर मैंने डिलीवर करना है वो है टॉपिक नंबर आपका 3.7। बच्चों टॉपिक है आपका 3.7 मोमेंटम। और इस तरह है कि बोर्ड में आपको ये क्वेश्चन इस तरह आएगा, कभी आ जाता है कि डिफाइन मोमेंटम और साथ न्यूटन सेकंड लॉ और मोमेंटम के रिलेशन को आपको एक्सप्लेन करना होता है, या फिर लॉन्ग क्वेश्चन आपको आ जाएगा कि स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यानी कि जो क्वेश्चन ज़्यादा बार आपको बोर्ड में आया हुआ है वो यही है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यानी कि स्टेट आपने डेफिनेशन भी लिखनी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम की और उसको एक्सप्लेन भी करना है। तो हम बेसिक्स यानी कि मोमेंटम से स्टार्ट करेंगे, जो आपका 3.7 टॉपिक है। तो जिस तरह कि आपको पता है कि फिजिक्स में जो भी कॉन्सेप्ट होता है उसकी कम से कम और 2 डेफिनेशन होती हैं। 2 डेफिनेशन इस तरह से कि एक डेफिनेशन वो मैथमेटिकल फार्मूले को देख के आप बनाते हो, दूसरी डेफिनेशन आप कॉन्सेप्चुअल बनाते हो। तो फर्स्ट में जो डेफिनेशन है जो आप मोमेंटम के फार्मूले को देख के खुद भी बना सकते हो, वो जो आपकी डेफिनेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मोमेंटम का फार्मूला आना चाहिए। आपको पता है कि P विच इज़ इक्वल टू mv होता है। तो मोमेंटम के फार्मूले से सिंपलेस्ट अगर आप डेफिनेशन बनाना चाह रहे हो तो आप फार्मूले को देखते हुए डेफिनेशन को जिस तरह से बना सकते हो कि द प्रोडक्ट ऑफ मैथ का प्रोडक्ट है और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। तो आप लिख सकते हो द प्रोडक्ट ऑफ मैथ एंड वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी, द प्रोडक्ट ऑफ मैथ एंड वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी गिव्स मोमेंटम। तो मैथ और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो बच्चों हमें क्या देता है, मोमेंटम देता है। ठीक है। और चूँकि मैथ के साथ वेलोसिटी मल्टीपल हो रहा है, वेलोसिटी एक वेक्टर है तो इसीलिए वेक्टर क्वांटिटी है, तो डेफिनेटली मोमेंटम भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। यहाँ से आप फार्मूले को देखते हुए इसका ऐसा यूनिट बच्चों बता सकते हो। बच्चों ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम बता सकते हो। मैथ का यूनिट डेफिनेटली किलोग्राम होता है और वेलोसिटी का यूनिट आपको पता है मीटर पर सेकंड। तो फिर ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है। और फर्दर अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो या रीअरेंज करो तो ये न्यूटन सेकंड के भी इक्वल बन जाता है। मतलब ये है मतलब कि आप सेकंड से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो। ठीक है। तो ये आप इसको सोल्व करो, सिंप्लीफाई करो, न्यूटन सेकंड के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि न्यूटन फोर्स का यूनिट है विच इज इक्वल टू फोर्स के फार्मूले के मुताबिक ma, एंड वो होता है किलोग्राम ms माइनस 2। ठीक है। साथ सेकंड मल्टीप्लाई करवाओ तो इसको सिंप्लीफाई करो तो यही वाला जो यूनिट है आपका मोमेंटम का, जो ऐसा यूनिट है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट किलोग्राम ms माइनस 1, वो न्यूटन सेकंड के भी इक्वल आ जाता है। तो ये दोनों यूनिट्स हैं, लेकिन सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट आपका किलोग्राम ms माइनस 1 है। तो ये इसकी है फर्स्ट डेफिनेशन, जो आप अकॉर्डिंग टू इसका मैथमेटिकल फार्मूला उसके मुताबिक आप इसकी डेफिनेशन जो बना सकते हो, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मैथ एंड वेलोसिटी, वो आपको मोमेंटम देगा फिजिक्स में। ठीक है। देन इसका ये हो जाएगा इसका ऐसा यूनिट। और यहीं से देखते हुए अगर आप इसकी डायमेंशन निकालना चाह रहे हो तो इसकी डायमेंशन भी बहुत इजी है, आप निकाल सकते हो। डायमेंशन इसकी बच्चों कैसे निकाल सकते हो आप लोग, आपको पता है कि किलोग्राम मैथ का यूनिट है, मैथ की डायमेंशन कैपिटल M होती है, ये है मीटर और मीटर की डायमेंशन कैपिटल L होती है। सेकंड किसका यूनिट, टाइम का, तो टाइम की डायमेंशन कैपिटल T होती है। तो इस तरह से आप इसकी डायमेंशन निकाल सकते हो। अब ये है कि हम सेकंड डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। वो डेफिनेशन जो इसके मोमेंटम के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेगी। ठीक है। तो इस तरह है कि आपको उसका फिजिकल मीनिंग समझने के लिए 2 स्टेटमेंट को फॉलो करना पड़ेगा बेटा। वो इस तरह है कि मोमेंटम का फार्मूला है मैस इंटू वेलोसिटी, मैस इंटू
वेलोसिटी। लेट्स सपोज फर्स्ट केस में आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट ए है और ऑब्जेक्ट बी है, दोनों मूव कर रहे हैं सेम स्पीड से, मूविंग विद सेम स्पीड। लेकिन कंडीशन यहाँ पे ये है कि मैथ उनका सेम नहीं है। लेट्स सपोज के कंसिडर कर लेते हैं जो ऑब्जेक्ट ए है उसका मैथ ज़्यादा है ऑब्जेक्ट बी के मैथ से। तो फिजिकल मीनिंग मोमेंटम का आपको समझने के लिए पहले केस में ये है कि दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ए और बी मूव कर रहे हैं सेम स्पीड के साथ, लेकिन मैथ सेम स्पीड है, सेम डायरेक्शन है, लेकिन मैथ उनका डिफरेंट है। तो डेफिनेटली अब हमने सामने से फोर्स लगा के दोनों मूविंग ऑब्जेक्ट्स को रोकना है। तो आपको पता है कि जो बॉडी ज़्यादा हैवी होगी उसको ज़्यादा फोर्स चाहिए होगी, आगे से हमने उसको रिटार्डिंग फोर्स ज़्यादा लगानी है उसको स्टॉप करवाने के लिए, ठीक है। अगर जो ऑब्जेक्ट बी है जिसका मैथ ऑब्जेक्ट ए से कम है तो डेफिनेटली उस पर फोर्स भी कम लगेगी उसको स्टॉप करवाने के लिए। सेकेंड स्टेटमेंट ये है कि अब दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, लेट्स सपोज ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी मूव कर रहे हैं, लेकिन अब मैथ सेम है। आपने ये कंसिडर कर लेना है कि लाइक ऑब्जेक्ट ए एंड बी मूविंग विद द मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, हैविंग सेम मैथ। अब सेकंड केस में हमने मैथ ऑफ ए और मैथ ऑफ बी दोनों सेम है, लेकिन अब के बाद वेलोसिटी जो है वो डिफरेंट है। लेट्स सपोज कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए ज़्यादा है, वेलोसिटी ऑफ ए जो हमारा ए ऑब्जेक्ट है वो ज़्यादा फास्ट मूव कर रहा है और जो बी ऑब्जेक्ट है वो हमारा स्लो मूव कर रहा है। तो अब मैथ सेम है, दोनों ही लेट्स सपोज 1500 किलोग्राम है, तो दोनों गाड़ियां सेम वेट है, सेम मैथ है, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करें, लेकिन जो पहले गाड़ी आ रही है वो बहुत ज़्यादा फास्ट आ रही है। तो डेफिनेटली जो गाड़ी ए है उसको ज़्यादा फोर्स हम आगे से रिटार्डिंग फोर्स ज़्यादा लगाएंगे उसको रोकने के लिए। तो अब जिसको ज़्यादा फोर्स चाहिए होगी, रिटार्डिंग फोर्स जिसको ज़्यादा चाहिए होगी, तो उसका मोमेंटम ज़्यादा है। इसी तरह इधर जिसका मैथ ज़्यादा होगा उसको रोकने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स, वो ज़्यादा मुश्किल से रेस्ट में आएगा, तो उसको रिटार्डिंग फोर्स भी ज़्यादा चाहिए होगी। तो डेफिनेटली जिसका मैथ ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा, जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। तो इन दो केसेस को अंडरस्टैंड करने के बाद आप ये कह सकते हो कि किसी भी बॉडी की वो क्वालिटी विच डिस्क्राइब द क्वांटिटी ऑफ मोशन। आप कैसे डिफाइन कर सकते हो कि किसी भी ऑब्जेक्ट की वो वाली क्वालिटी, द क्वालिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की वो वाली क्वालिटी विच डिस्क्राइब, जो हमको बताए, हमको एक्सप्लेन करे, हमको डिस्क्राइब करे द क्वांटिटी ऑफ मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट की वो वाली क्वालिटी, वो वाली खासियत जो हमें क्वांटिटी ऑफ मोशन एक्सप्लेन करे, जो हमें डिस्क्राइब करे, जो हमें बताए उसकी क्वांटिटी ऑफ मोशन क्या है, विच इज कॉल्ड मोमेंटम। ये वाला कॉन्सेप्ट मोमेंटम कहलाएगा। और ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मोमेंटम का कॉन्सेप्ट हमें न्यूटन ने दिया था बच्चों, इट वाज गिवन बाय न्यूटन। अच्छा, तो अब इस तरह है कि अगर आपको एमसीक्यू आ जाता है या फिर आपको बोर्ड में किसी भी किस्म का क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन में लेट्स सपोज आपको मोमेंटम के फार्मूले के मुताबिक बताया जाता है कि कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास हैविंग मास लेट्स सपोज 1500 किलोग्राम, वो मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी लेट्स सपोज 50 ms-1 की स्पीड से। आपको कहा जाता है गाड़ी है जिसका मास 1500 किलोग्राम है, वेलोसिटी उसकी 50 है या 20 है, 30 ms-1 है, आपको उसको मोमेंटम कैलकुलेट करना है। तो बच्चों दोनों वैल्यूज़ को आप इजीली उधर से उठाओ, इधर पुट करो, तो जो भी आंसर आएगा वो डेफिनेटली आपका मोमेंटम होगा। तो इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हो। कोई भी आपको क्वेश्चन आ जाए, कोई भी एमसीक्यूज आ जाए, तो आप उसका मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हो। अब हमने इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट सेकंड जो पार्ट है आपके क्वेश्चन का, जिसमें आपने न्यूटन सेकंड लॉ और मोमेंटम का रिलेशन बताना है, उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं। आपने न्यूटन सेकंड लॉ को इस्तेमाल करते हुए ही
मोमेंटम के ऐसे जिस रिलेशन तक आप पहुंचेंगे, जो रिलेशन ड्राइव होगा, वो भी अल्टरनेटिवली न्यूटन का सेकंड लॉ ही है, लेकिन इन टर्म ऑफ मोमेंटम। वो आपने कैलकुलेट करना है। उस तरह यह है कि न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम। तो जिस तरह कि आपको पता है कि न्यूटन सेकंड लॉ, आप यहाँ पे दरम्यान में रीज़न देंगे कि अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ, आप न्यूटन सेकंड लॉ को यहाँ पे पुट कर रहे हैं, यहाँ पे कोट कर रहे हैं, तो आप बताओगे अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ हमको क्या बताता है कि फोर्स विच इज इक्वल टू ma। अब यहाँ पे फोर्स भी वेक्टर है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर है। अब यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए, तो आपको पता है मैथ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ डिवाइड हो जाएगा, तो मैथ को उधर ले जाओ, फोर्स के नीचे f ओवर m हो जाएगा। यहाँ से बच्चों एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नेम दे दो। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ को इस्तेमाल करते हुए हमने जस्ट क्या किया है कि सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट की है। अब हमें ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई है। इसी तरह की एक सेकंड इक्वेशन चाहिए, फिर दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके हमने कुछ रिलेशन ड्राइव करना है। तो वो सेकंड इक्वेशन निकालने के लिए हमें कुछ एक ऐसा केस स्टडी करना होगा, एक ऐसी एग्जांपल कोट करनी होगी, कंसीडर करनी होगी, लेट करनी होगी अपने पास से। बच्चों लेट कर लो, कंसीडर कर लो। कंसीडर वही है एन ऑब्जेक्ट, आप ऑब्जेक्ट कह लो, आप व्हीकल कह लो, या फिर बॉडी कह लो। वी हैव एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास है स्मॉल m। इनिशियली वो मूव कर रही थी इनिशियल वेलोसिटी vi से। आफ्टर सम टाइम लेट कर लो कि हमने एक्सटर्नल फोर्स F अप्लाई कर दी। एक्सटर्नल फोर्स F अप्लाई करने के बाद डेफिनेटली कोई भी चीज जिसका मास m था, इनिशियल वेलोसिटी vi से मूव कर रही थी, लेकिन जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स बाहर से कैपिटल F फोर्स भी अप्लाई हो गई, देन अब उसकी वेलोसिटी में कुछ ना कुछ चेंज आएगा। अब उसकी वेलोसिटी बच्चों हो जाएगी, पहले वो इनिशियल वेलोसिटी vi से मूव कर रही थी, लेकिन अब उसकी वेलोसिटी कुछ चेंज हो गई, जिसको हम फाइनल वेलोसिटी vf कहेंगे। तो ये आपने छोटा सा एक एग्जांपल कंसीडर की, जिसमें कोई भी गाड़ी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, या कोई बॉडी है मूव, जिसका मास m है, मूव कर रही थी इनिशियल वेलोसिटी से, एक्सटर्नल फोर्स लगी, तो बाद में उसकी वेलोसिटी चेंज हुई। अब वी हैव टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। अब हमें उसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। एक्सेलरेशन आप बाय डेफिनेशन, एक्सेलरेशन आपको पता होना चाहिए क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पे आपने एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ये चेंज इन वेलोसिटी है, आपको पता है चेंज इन वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। चेंज इन वेलोसिटी आप फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी से कैलकुलेट करते हो। यानी कि किसी भी चीज़ में, किसी भी प्रॉपर्टी में, किसी भी क्वांटिटी में आपने चेंज कैलकुलेट करना है, तो उसकी फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू, वो उसका चेंज कहलाता है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, vf माइनस vi हो जाएगा, डिवाइडेड बाई t है। तो ये भी एक्सेलरेशन ही है। बाय डेफिनेशन हमने उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन फाइंड आउट किया है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो vi है, फाइनल वेलोसिटी vf से मूव ऑन कर रहे हैं, तो उसका एक्सेलरेशन है ये। अब वो हमारे पास थी इक्वेशन नंबर 1, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। दोनों ही क्या हैं, एक्सेलरेशन की इक्वेशंस हैं। तो दोनों को हमने जस्ट और कुछ नहीं करना, जस्ट कंपेयर करना है। तो अब आप साथ लिखोगे कि बाय कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब आप फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो। तो ये एक्सेलरेशन है, वहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू f ओवर m फोर्स डिवाइडेड बाय मास, तो वो वैल्यू वहाँ से उठाओ, यहाँ पे पुट कर दो। किस तरह, नेक्स्ट आप उसको सिंप्लीफाई करोगे, f ओवर m विच इज इक्वल टू vf माइनस vi डिवाइडेड बाय t। तो अब यहाँ से उसको थोड़ा सा हमारी इक्वेशन को आपने रीअरेंज करना है। t इधर डिवाइड हो रहा है, उस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मास इधर डिवाइड हो रहा है, उस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फोर्स मल्टीप्लाई बाई t विच इज इक्वल टू m इंटू vf माइनस va। अब मास जो है मल्टीप्लाई हो रहा है ओवरऑल टर्म के साथ, आप इसको अंदर अलग अलग टर्म से मल्टीप्लाई करवा सकते हो। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये है कि mvf माइनस mvi, f क्रॉस t विच इज इक्वल टू mvf माइनस mvi।
आपके चैप्टर नंबर 3 में इस वाली इक्वेशन को, ये जो फाइनल इक्वेशन आ गई है, तकरीबन सेकंड लास्ट इक्वेशन है, इसको 3.11 इक्वेशन का नेम दिया। तो हमारे पास 3.11 इक्वेशन आ गई है, एफ क्रॉस टी विच इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई। तो बुक में आपको एक्सप्लेन किया गया है कि इट इज़ आल्सो द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये भी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की ही अल्टरनेटिव फॉर्म है, लेकिन बताया गया है कि इट्स द मोस्ट जनरल फॉर्म। ये ज़्यादा जनरल फॉर्म है क्योंकि ज़्यादा फिनोमेना में हम इस वाले एक्सप्रेशन से आप फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, आप टाइम कैलकुलेट कर सकते हो। कोई भी ऐसी एग्जांपल जिसमें मैथ चेंज हो रहा हो, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की चेंज हो रही हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो फोर्स अप्लाइड फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो। लेट्स सपोज कि यहाँ पे कोई भी छोटी सी एग्जांपल आप ले लो कि एक रॉकेट था, हमने ज़मीन से छोड़ा, इनिशियल वेलोसिटी वी से मूव कर रहा था, ठीक है, और पीछे से इजेक्ट हो रही हैं कुछ गैसेस, फिर वो इनिशियल वेलोसिटी करता आफ्टर सम टाइम उसको स्पीड अचीव करने के लिए ज़्यादा गैसेस ज़्यादा फास्ट स्पीड से पीछे की तरफ उसने एक्सपेल की, ठीक है। अब उसको और ज़्यादा थर्स्ट फोर्स चाहिए थी अपवर्ड मूव करने के लिए। डेफिनेटली पहले मैथ और था, बोर है, तो अभी सब कुछ चेंज हो रहा है। तो बच्चों यहाँ से अगर आपको इस तरह कुछ न्यूमेरिकल आ जाए, आपको फोर्स कैलकुलेट करने को कहा जाए, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? टाइम इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर क्या हो जाएगा, इधर सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ आप टाइम लेके जाओ तो डेफिनेटली डिवाइड होगा। तो इस वाले एक्सप्रेशन से आप किसी भी न्यूमेरिकल में अप्लाइड फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो। आप हमारी इक्वेशन नंबर 3.11 को देखते हुए इस इक्वेशन को डिफाइन करो तो कैसे करोगे? चेंज इन मोमेंटम, आप इस तरह करोगे, चेंज इन मोमेंटम विच इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स मल्टीप्लाई बाय द टाइम रिक्वायर्ड, चेंज इन मोमेंटम विच इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स मल्टीप्लाई बाय द टाइम। ये न्यूटन सेकंड लॉ की असल में अल्टरनेटिव फॉर्म है। तो इसी को थोड़ा सा आपने रीअरेंज किया, टाइम मतलब मल्टीप्लाई हो रहा था, इस तरफ आके डिवाइड हो गया। तो अब आप इसको अगर डिफाइन करना चाहो तो आप इस तरह करोगे, ये आपको ऊपर नजर आ रहा है एम वी एफ माइनस एम वी आई है, जिसको नजर आ रहा है आपको एम वी होता है मोमेंटम, एम वी होता है मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये हमारे पास चेंज इन मोमेंटम आ रहा है। इसको आप अगर लिखना चाहो तो इस तरह भी लिख सकते हो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि डेल पी ओवर डेल टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विच इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। तो यही था रिलेशन जो न्यूटन सेकंड लॉ का इन टर्म ऑफ मोमेंटम था, जो हमने एक्सप्लेन करना था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जहाँ पर डिवाइडर में डिवीजन में टाइम आ रहा हो तो आप इसको इस तरह पढ़ोगे, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विच इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विच इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। यही न्यूटन सेकंड लॉ की अल्टरनेटिव फॉर्म है। और यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3.11 आई है, इसका एक सेकंड नेम भी है एफ क्रॉस टी, जिसको आप इम्पल्स कहते हो। जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे एक्सप्रेशन आ रहा है एफ क्रॉस टी, ये एक्चुअल में एक और डेफिनेशन बन रही है यहाँ से, जिसको आप इम्पल्स बोलते हो। इम्पल्स आप इसको फिजिकल मीनिंग में कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो? इम्पल्स को आप कह सकते हो कि व्हेन वेरी लार्ज फोर्स एक्ट्स फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। ऐसी ऐसी जहाँ भी एग्जांपल जहाँ पे बहुत ज़्यादा फोर्स वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लगे, तो हर उस जगह पे इम्पल्स आप कैलकुलेट कर सकते हो, या हर उस जगह पे इम्पल्स का फिनोमेना अक्कर हो रहा होगा। तो यहाँ पे जो 3.11 इक्वेशन है आपकी, यानी कि फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम विच इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई, ये वाला जो एक्सप्रेशन है इम्पल्स हमें दे रहे हैं। इम्पल्स को आप अगर मैथमेटिकली एक्सप्लेन करना चाहो तो आप बताओगे द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम विच इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, तो ये इम्पल्स देगा। अगर आप इसको फिजिकली एक्सप्लेन करना चाहो तो आप बताओगे वेरी लार्ज फोर्स फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट्स इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स टाइम के छोटे से लम्हे में, छोटे से इंटरवल में अगर अप्लाई हो रही है तो वो आपके पास इम्पल्स है, ठीक है। इम्पल्स आप डेली लाइफ में इसकी एग्जांपल कोट कर सकते हो। अब एग्जांपल कैसे दोगे? आप डेली लाइफ में देखो कि ऐसी हर उस जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा फोर्स वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि चंद सेकंड में अप्लाई हो, तो वो इम्पल्स है। तो आप एग्जांपल देना चाहो तो अपने पास से आप एग्जांपल कोट कर सकते हो। लेट्स सपोज आप बॉल है,
हिट बाय बैट, जब कोई बैट किसी गेंद को हिट करता है, ठीक है, बैट्समैन है, बैट से बॉल को हिट करता है, तो चंद सेकंड के लिए ही उस गेंद को हिट करता है, लेकिन बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई होती है, वहां पर भी इम्पल्स है, ठीक है। कोई भी कार एक्सीडेंट है, तो उसमें भी सिर्फ चंद सेकंड्स में ही एक्सीडेंट में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, जिसका मतलब बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स लगी है। टाइम के वेरी शॉर्ट इंटरवल में, कह लो कि 2 सेकंड में, 3 सेकंड में, बहुत चंद सेकंड में, फ्यू या फिर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में लार्ज फोर्स जहाँ में भी अप्लाई हो, तो आप उसको एक्सप्लेन करोगे कि ये इम्पल्स है, ठीक है। यहाँ से आप, और ये है कि आपके इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन में बुक में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट गिवन है कि इंसानी दिमाग के, इंसानी जो ह्यूमन ब्रेन स्कल है, खोपड़ी है, इसके ऊपर जो अल्लाह पाक ने बाल पैदा किए हैं, अगर ये ह्यूमन हेयर हमारे सर के ऊपर ना होते तो जस्ट 5 न्यूटन फोर्स ही काफ़ी थी। 5 न्यूटन फोर्स से ही सर किसी का भी जो इंजरी हो सकती, सीरियस इंजरी। लेकिन जो हमारे सर पे, स्कल पे जो हेयर बाल अल्लाह पाक ने पैदा किए हैं, तो इससे ये है कि कम से कम 50 न्यूटन फोर्स जो है वो चाहिए होती है सीरियस इंजरी, सर के सीरियस इंजरी के लिए 50 न्यूटन फोर्स तक। तो ये जो टाइम एक्सटेंड हुआ है, ये असल में जो सर के ऊपर जो बाल हैं, या फिर गाड़ी में आप सीट बेल्ट पहनते हो या बाइक पे आप हेलमेट लेते हो, तो हर उस जगह जहाँ पे ये सारे सेफ्टी मेजर्स हैं, तो वहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है, जो लार्ज फोर्स लगनी होती है उसके लिए हम टाइम ऑफ कोलिजन एक्सटेंड कर देते हैं। तो हर उस जगह जहाँ पर इम्पल्स एक्ट होनी होती है, बहुत लार्ज फोर्स से नुकसान होना होता है। लेट्स सपोज आप सीट बेल्ट पहनते हो या बाइक पे सेफ्टी हेलमेट का यूज़ करते हो, तो उसमें जो होता क्या है एक्चुअल में, टाइम इंटरवल एक्सटेंड हो जाता है। टाइम इंटरवल फॉर कोलिजन के लिए जो आपका टाइम है वो एक्सटेंड हो जाता है। टाइम इंटरवल फॉर द कोलिजन एक्सटेंड, ठीक है, टाइम इंटरवल एक्सटेंड हो जाता है। तो जैसे ही टाइम इंटरवल थोड़ा सा एक्सटेंड होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स चंद सेकंड के लिए लगनी होती है, तो वो टाइम डिलेट हो जाता है और वो अफेक्ट ऑफ फोर्स भी डेफिनेटली कम हो जाता है। तो इसलिए सीरियस इंजरी से बचा जा सकता है। आप बाइक चलाते हुए सेफ्टी हेलमेट का यूज़ कर सकते हो, या गाड़ी में आप सीट बेल्ट पहनकर सीरियस इंजरी से बच सकते हैं इस तरीके से कि उससे जस्ट ये होता है कि टाइम इंटरवल थोड़ा सा कोलिजन का बढ़ जाता है। अब हमने एक्सप्लेन करना है, स्टेटमेंट देनी है।